हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हमने पिछली क्लास में बात की थी खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चाचा की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी बन गया था दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान। हमने उसके बारे में बात कर ली थी, और उसके दरबार में या उसके दरबारी कवि प्रसिद्ध अमीर खुसरो के बारे में हमने कल जाना था। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियानों के बारे में, क्योंकि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक किया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके उत्तर भारत के अभियान के बारे में। महत्वपूर्ण अभियान अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके उत्तर भारत के अभियान के बारे में। उत्तर भारत के अभियान में दोस्तों सबसे पहले इसने किया 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किया गुजरात अभियान। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किया गुजरात अभियान। दोस्तों, आपसे मालूम करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपना गुजरात अभियान किया था उस समय गुजरात का शासक या गुजरात का रूलर कौन था। तो दोस्तों, उस समय गुजरात का शासक हुआ करता था रायकरण बघेला या राजा कर्ण। दोस्तों, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपना गुजरात अभियान किया उस समय गुजरात का शासक रायकर्ण बघेला या राजा कर्ण हुआ करता था। और दोस्तों, आपसे मालूम करेंगे, आपसे पूछेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुजरात अभियान पर किन सेनापति को भेजा था। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुजरात अभियान या गुजरात मिशन पर अपने दो सेनापति नुसरत शाह या नुसरत खान। दोस्तों, कहीं कहीं बुक में आपको नुसरत शाह की जगह नुसरत खान भी मिलेगा। तो नुसरत शाह या नुसरत खान और उलूग खान को भेजा था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुजरात मिशन पर या गुजरात अभियान पर अपने सेनापति नुसरत शाह और उलूग खान को भेजा था। और दोस्तों, इन दोनों के द्वारा इस अभियान के बाद इन दोनों के द्वारा जैसलमेर पर भी अधिकार किया गया। और दोस्तों, नुसरत शाह के द्वारा खंबात बंदरगाह पर आक्रमण किया गया, और खंबात बंदरगाह पर से ही नुसरत शाह ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए गुलाम खरीदा, जिसे हम जानते हैं मलिक काफूर के नाम से, और जो इतिहास में प्रसिद्ध है 1000 दिनारी के नाम से। क्योंकि दोस्तों, नुसरत शाह ने मलिक काफूर को 1000 दिनारों में खरीदा था या 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए हम मलिक काफूर किस नाम से जानते हैं, 1000 दिनारी के नाम से। तो दोस्तों, नुसरत शाह ने खंबात बंदरगाह पर आक्रमण किया, और अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक गुलाम खरीदा, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, मलिक काफूर के नाम से। और दोस्तों, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे हम 1000 दिनारी भी कहते हैं, या 1000 दिनारी के नाम से भी
जानते हैं। दोस्तों मलिक काफूर जो है यह बेहद ही होशियार व्यक्ति था और यह एक किन्नर, एक हीरा हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपना किया 1301 ईस्वी में रणथंबोर अभियान। 1301 ईस्वी में हुआ रणथंबोर अभियान या रणथंबोर मिशन। दोस्तों आपसे मालूम करेंगे कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपना रणथंबोर मिशन या रणथंबोर अभियान किया था, उस समय रणथंबोर का शासक कौन था। तो दोस्तों उस समय रणथंबोर का शासक हुआ करता था राणा हमीरदेव। और दोस्तों इस अभियान पर भी, इस मिशन पर भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने दो सेनापति नुसरत शाह और उलू खां को भेजा गया था। अपने इस अभियान पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति नुसरत शाह और उलू खां को भेजा था। तो दोस्तों इस अभियान में नुसरत शाह की मृत्यु हो गई थी। इस अभियान में नुसरत शाह की मृत्यु हो गई थी और बाद में उलू खां और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने राणा हमीरदेव की हत्या की। राणा हमीरदेव भी मारे गए और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हुआ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान, जिसे हम जानते हैं 1303 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ अभियान के नाम से। 1303 ईस्वी में हुआ चित्तौड़ अभियान। दोस्तों जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था, उस समय चित्तौड़गढ़ का राजा या शासक हुआ करता था रावल रतन सिंह। और दोस्तों इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था। इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था। और दोस्तों इस अभियान के बारे में जानकारी हमें एक उपन्यास से मिलती है जिसका नाम है पद्मावत, और जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा। इस अभियान के बारे में जानकारी हमें एक उपन्यास से मिलती है जिसका नाम है पद्मावत और जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जयसी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मलिक मोहम्मद जयसी ने, ये आपसे पूछेंगे कि मलिक मोहम्मद जयसी ने जो पद्मावत उपन्यास है यह किसके शासनकाल में लिखा था, या मलिक मोहम्मद जयसी किसके समकालीन थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत उपन्यास 1540 से 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी के शासनकाल में लिखा था। कब दोस्तों? 16वीं शताब्दी में। तो ये 1540 1545 को हम क्या कंसिडर करेंगे? 16वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों, वो घटना जो 1303 ईस्वी में हुई और
उस घटना को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा 1540-1545 ईस्वी में सिरसा सूरी के शासनकाल में। लगभग 200-250 साल बाद ये कहानी या यह घटना लिखी गई। और दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ही पद्मावत में यह बताता है कि राव रतन सिंह का जो किला हुआ करता था चित्तौड़गढ़ में, वह एक अवैध किला माना जाता था। और 8-8 शाही द्वार होने के बाद ही उसमें 8-8 शाही द्वार क्रॉस करने के बाद ही उस किले में एंट्री ली जा सकती थी या उसमें प्रवेश किया जा सकता था। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि राव रतन सिंह ने सिंघल या श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया। पद्मावती से विवाह किया और पद्मावती को कहाँ ले आया? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों। और रावल रतन सिंह का जो किला हुआ करता था वो इतना विस्तृत हुआ करता था कि वहीं पर लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन जो हुआ करता था वो उस किले के अंदर ही हुआ करता था। और एक बार रावल रतन सिंह ने सिंघल या श्रीलंका की राजकुमारी से विवाह किया, जिसका नाम है पद्मावती, और यह पद्मावती को चित्तौड़गढ़ ले आया। दोस्तों, एक बार चित्तौड़गढ़ में ही एक राजपुरोहित हुआ करते थे, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से? राघव चेतन के नाम से। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में ही एक राजपुरोहित हुआ करते थे जिसका नाम था राघव चेतन। और एक बार जब रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को दरबार से बेइज्जत करके देश निकाला दिया, तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि यही राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और इसने बताया कि यही राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और इसने कहा कि रानी पद्मावती जैसी सुंदर एवं स्त्री आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, इसकी ऐसी बातें सुनकर अलाउद्दीन खिलजी के मन में रानी पद्मावती को देखने की इच्छा हुई। और रानी पद्मावती को देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी की पूरी सेना लेकर कहाँ आ गया? चित्तौड़गढ़ में। और 6 महीने तक चित्तौड़गढ़ के बाहर ही रहा, लेकिन इसे फिर भी रानी साहिबा के दीदार या रानी पद्मावती के दीदार नहीं हुए। तो 6 महीने बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के पास एक मैसेज भिजवाया और कहा कि हमें रानी साहिबा के दीदार करने हैं, हमें रानी पद्मावती के दीदार करने हैं। आप हमें रानी पद्मावती के दीदार कराइए, नहीं तो हम चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देंगे। दोस्तों, रावल रतन सिंह ने एक बड़े से आईने में अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के दीदार कराए। रानी पद्मावती का सौंदर्य देख अलाउद्दीन खिलजी चकित रहा और अब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाना चाहता था। और दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा रावल रतन सिंह से कि आपने हमारे कहने पर हमें रानी पद्मावती के दीदार कराए, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो रावल रतन सिंह भी दोस्ती के मौसम में बह गए और इन दोनों में दोस्ती हो गई। और रावल रतन सिंह ने कहा कि आइए हम आपको महल के बाहर छोड़ने चलते हैं या किले के बाहर छोड़ने चलते हैं। तो जैसे ही रावल रतन सिंह ने अपने 8वां द्वार क्रॉस किया, 8वां द्वार पार किया और अलाउद्दीन खिलजी के एक इशारे पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा रावल रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेज भिजवाया पद्मावती के पास कि अगर आप रावल रतन सिंह को जिंदा देखना चाहती हैं तो आपको आना होगा मेरे खेमे यानी अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में और चलना होगा मेरे साथ कहाँ? दिल्ली।
धर्म संकट में फंस चुकी थी रानी पद्मावती, और रानी पद्मावती ने भी एक मैसेज अलाउद्दीन खिलजी को भिजवाया और कहा कि ठीक है, मेरे खेमे में से 800 पालकियाँ निकलेंगी, जिसमें 800 पालकियाँ निकलेंगी जिसमें मैं और मेरी दासियाँ होंगी, और आपको यह पहचानना है कि मैं कौन सी पालकी में हूँ। ऐसा ही हुआ, रानी पद्मावती के खेमे से 800 पालकियाँ निकली, लेकिन उन पालकियों में ना तो कोई दासी थी और ना ही रानी पद्मावती। उन 800 की 800 पालकियों में सैनिक भरे हुए थे, और जिनका नेतृत्व कर रहे थे गोरा और बादल नाम के दो सूरवीर। दोस्तों, घमासान हुई, रावल रतन सिंह की भी हत्या इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने की, और गोरा बादल दोनों मारे गए। गोरा बादल की भी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की। और दोस्तों, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के खेमे की ओर बढ़ा, पद्मावती के द्वारा जोहर कर लिया गया था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की वो इच्छा जिसमें वो पद्मावती को पाना चाहता था, वह अधूरी रही, और यह एक प्रसिद्ध कहानी है जो लिखता है कौन, मलिक मोहम्मद जायसी, किसमें, अपने पद्मावत उपन्यास में। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका 1303 ईस्वी में हुआ चित्तौड़गढ़ अभियान था। अब इसके अगले अभियान के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, 1305 ईस्वी में इसने किया मालवा अभियान। तेरह सौ पाँच ईस्वी में हुआ 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किया अपना मालवा अभियान या मालवा मिशन। जिस समय इसने मालवा पर अभियान किया या मालवा मिशन किया, उस समय मालवा का शासक हुआ करता था मेहलख देव। और दोस्तों, आपसे मालूम करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा अभियान पर अपने किस सेनापति या सेना का नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था। तो दोस्तों, वो भेजा था आइनुल मुल्क मुल्तानी को। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए मालवा अभियान पर आइनुल मुल्क मुल्तानी को भेजा गया था। और दोस्तों, इसकी सेना के द्वारा मालवा पर अधिकार किया गया। इसके बाद 1308 ईस्वी में इसने किया सिवाना अभियान। दोस्तों, मध्य भारत में पड़ता है सिवाना। और जिस समय इसने सिवाना अभियान किया, उस समय सिवाना का शासक हुआ करता था शीतल देव, जो परमार वंश का शासक था। और दोस्तों, आपसे पूछेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना मिशन पर किसे भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना मिशन पर कमालुद्दीन कुर्क को भेजा था। और इस मिशन में भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सिवाना पर अधिकार किया। इसके बाद दोस्तों, 1311 ईस्वी में हुआ जालोर अभियान। ईस्वी में हुआ जालोर अभियान। जिस समय इसने जालोर अभियान किया या जालोर मिशन किया, उस समय जालोर का शासक हुआ करता था कान्हा देव।
या कृष्णदेव। और दोस्तों इस मिशन पर भी अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन कुर्ब ने किया। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इस मिशन का भी जो नेतृत्व किया था वो कमालुद्दीन कुर्ब ने किया था। और दोस्तों इस मिशन पर भी जालोर पर अधिकार हुआ जिसका अलाउद्दीन खिलजी का। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना साम्राज्य विस्तार उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना साम्राज्य विस्तार दक्षिण भारत तक किया। दोस्तों यह अलाउद्दीन खिलजी कुछ महत्वपूर्ण उत्तर भारत के अभियान थे। अब हम जानेंगे इसके दक्षिण भारत के अभियान के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के बारे में। दक्षिण भारत के अभियान दोस्तों इसके द्वारा 1296 ईस्वी में देवगिरी अभियान किया गया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी अभियान किया। और दोस्तों दक्षिण भारत का केवल एकमात्र ही देवगिरी ही ऐसा अभियान है जिस पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था। लेकिन इसके अलावा दक्षिण भारत के जितने भी अभियान होंगे वह इसके सेनापति मलिक काफूर के द्वारा किए जाएंगे। तो इस मिशन पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था। दोस्तों 1296 ईस्वी में इसने देवगिरी अभियान किया या देवगिरी पर आक्रमण किया। और देवगिरी उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव हुआ करता था। और दोस्तों क्योंकि यह अभियान इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए किया था। और इस अभियान में ही अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव की बेटी को उठाकर कहाँ ले आया था, कड़ा नामक स्थान पर। जब यह बात पता चली थी किसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तुरंत पहुंचा कहाँ, कड़ा नामक स्थान पर। और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने ही चाचा, अपने ही ससुर की हत्या कर दी थी, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया यह अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था। और इसके बाद इसके जितने भी अभियान हुए हैं दक्षिण भारत के, वो कौन करेगा, मलिक काफूर। दोस्तों आपसे पूछेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण भारत के अभियान के लिए किसे भेजा था, तो मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण भारत अभियान पर किसे भेजा था, मलिक काफूर को। दोस्तों सबसे पहले मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया।
उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव हुआ करता था। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दोस्तों मलिक काफूर ने इसके बाद मलिक काफूर ने 1308 9 ईस्वी में 1309 ईस्वी में मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी वारंगल। और उस समय वारंगल का शासक हुआ करता था प्रताप रुद्रदेव। उस समय वारंगल का शासक हुआ करता था प्रताप रुद्रदेव, जो काकतीय वंश का शासक था। और दोस्तों इसी प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। इसी प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, जो कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से। दोस्तों आपसे पूछेंगे कि कोहिनूर हीरे को दक्षिण भारत से उत्तर भारत सबसे पहले कौन लेकर आया? मलिक काफूर। और दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सबसे पहले कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ? वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी को। आपसे पूछेंगे, आपसे मालूम करेंगे कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर आया था? मलिक काफूर। और आपसे मालूम करेंगे दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सबसे पहले कोहिनूर हीरा मिला था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सबसे पहले कोहिनूर हीरा मिला? किसे मिला था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी को। दोस्तों दक्षिण भारत तक साम्राज्य विस्तार करने के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की सिकंदर शाही की। दक्षिण भारत तक साम्राज्य विस्तार करने के बाद ही
अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि ली सिकंदर ए सानी की, जिसे हम सिकंदर सेकंड या अलेक्जेंडर सेकंड भी कह सकते हैं। दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय या अलेक्जेंडर सेकंड। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सिरी को बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1340 ईस्वी में अपनी राजधानी सिरी को बनाया और सिरी में ही सिरी फोर्ट, सिरी के किले का निर्माण कराया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर बार बार आक्रमण होते थे किसके, मंगोलों के। और मंगोलों से बचने के ही लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सिरी को बनाया और यहीं पर सिरी में ही सिरी फोर्ट या सिरी का किला का निर्माण करवाया, मंगोलों के बार बार आक्रमण से बचने के। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली के लाल महल में करवाया और ये जो दिल्ली का लाल महल था यह गयासुद्दीन बलबन का हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली के लाल महल में करवाया। और दोस्तों, ये जो लाल महल हुआ करता था यह गयासुद्दीन बलबन का हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली के लाल महल में करवाया और ये लाल महल गयासुद्दीन बलबन का हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया अलाई मीनार का, और इसके अलावा इसी ने दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा निर्माण कराया गया अलाई मीनार का। और दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया या अलाई दरवाजा बनवाया गया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ही हुलिया दाग प्रथा की स्थापना की या हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत की। दोस्तों, अलग अलग प्रांत से आए अलग अलग घोड़ों पर
स्केच लगवाना, उनका हुलिया बनवाना, यही प्रथा क्या कहलाती थी? हुलिया दाग प्रथा। इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों आगे चलकर इस प्रथा को कौन अपनाएगा? शेर शाह सूरी। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाए, घरई कर और चरई कर। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 कर घरई कर और चरई कर अप्लाई किए गए। घरई कर जो था यह आवास कर होता था, इसका संबंध आवास से था, और जो चरई कर था यह मवेशी कर था। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 कर लगाए गए, घरई कर और चरई कर। जो घरई कर था यह आवास कर था और चरई कर मवेशी कर हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक को पंजाब का इक़्तिदार नियुक्त किया, मंगोलों के आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने इक़्तिदार नियुक्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने इक़्तिदार नियुक्त किया गाजी मलिक को पंजाब का। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने पंजाब का इक़्तिदार नियुक्त किया गाजी मलिक को मंगोलों के बार बार होने वाले आक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक नवीन शिक्षा विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की गई। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक नवीन शिक्षा विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की गई। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भूमि को मापने के लिए इसने बिस्वा और मसाद नामक 2 इकाइयाँ चलवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करने या भूमि मापने के लिए 2 इकाई बिस्वा और मसाद चलवाई। इसके बाद दोस्तों 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कुतुब मीनार परिसर में है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ पर है? कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली में। इसके बाद दोस्तों 1316 ईस्वी में ही इसके बाद 1316 ईस्वी में शहाबुद्दीन उमर कुछ समय के लिए ही गद्दी पर बैठा। 1316 ईस्वी में ही शहाबुद्दीन उमर कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा।
इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा अलाउद्दीन खिलजी का बेटा हुआ मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा हुआ मुबारक शाह खिलजी, जो अगला सुल्तान बना 1316 से 1320। दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ऐसा सुल्तान था जिसने अपने आप को या स्वयं को खलीफा घोषित किया था, और मुबारक शाह खिलजी भरे दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाया करता था। दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान कौन था जो भरे दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाया करता था? वह मुबारक शाह खिलजी था। और खुद को खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। और दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ऐसा सुल्तान था जो भरे दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाया करता था। मुबारक शाह खिलजी ऐसा सुल्तान था जो भरे दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाया करता था। और दोस्तों यह मुबारक शाह खिलजी अपना ज़्यादातर समय हरम में बिताया करता था, और इसी आदत के लिए 1320 ईस्वी में कुछ ही महीनों के लिए इसे सिंहासन से हटाकर, क्योंकि दोस्तों यह काफ़ी समय हरम में बिताया करता था, और इसी आदत को देखते हुए 1320 ईस्वी में कुछ ही महीनों के लिए इसको सिंहासन से हटाकर कुछ ही समय के लिए सिंहासन पर बैठा खुसरो शाह। सिंहासन पर बैठा खुसरो शाह, जो एक परिवर्तित मुस्लिम था। जो एक परिवर्तित मुसलमान था। दोस्तों हमें पता है, आप सब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पंजाब में इक़्तिदार नियुक्त किया था किसे? गाजी मलिक को। और दोस्तों अभी भी पंजाब का इक़्तिदार कौन हुआ करता था? गाजी मलिक। और जब यह बात पता चली किसे? गाजी मलिक को, कि दिल्ली सल्तनत पर एक परिवर्तित मुस्लिम शासन कर रहा है, तो यह बात अच्छी नहीं लगी किसे? गाजी मलिक को। और गाजी मलिक तुरंत दिल्ली आया और उसने खुसरो शाह की हत्या कर दी और बन गया अगला सुल्तान। दोस्तों पंजाब का इक़्तिदार हुआ करता था गाजी मलिक। दोस्तों कुछ समय के लिए सिंहासन पर बैठा खुसरो शाह, जो एक परिवर्तित मुस्लिम हुआ करता था, और पंजाब का इक़्तिदार हुआ करता था गाजी मलिक। जब यह बात पता चली गाजी मलिक को कि दिल्ली सल्तनत पर एक परिवर्तित मुस्लिम शासन कर रहा है, राज कर रहा है, तो यह बात अच्छा नहीं लगी किसे? गाजी मलिक को। और गाजी मलिक तुरंत दिल्ली आया, और दिल्ली आकर उसने खुसरो शाह की हत्या कर दी और खुद बन गया दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान। किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। और दोस्तों इसी गाजी मलिक के द्वारा दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की शुरुआत की गई, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? तुगलक वंश के नाम से, जिसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों।
तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।